हेलो डियर स्टूडेंट्स, साझेदारी के आशय और विशेषताओं को अच्छे तरीके से समझ लेने के पश्चात आज के सेशन में हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख को इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। पार्टनरशिप डीड की अगर बात करें या साझेदारी संलेख है क्या, तो वास्तव में साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य पाया जाने वाला एक लिखित समझौता होता है। लिखित समझौता कहने का मतलब क्या है कि जो भी शर्तें हैं, जिन शर्तों के अंतर्गत इस साझेदारी व्यवसाय को चलाया जाएगा, वे सारी शर्तें एक प्रपत्र के रूप में लिखी होती हैं। यद्यपि साझेदारी संलेख को बनाना अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब यह है, साझेदारी संलेख का बनाना ऐच्छिक है। चाहे तो संस्थाएं अपना साझेदारी संलेख बनाएं या साझेदारी संलेख ना बनाएं। ठीक है, बनाने में भी वे अपने साझेदारी संलेख को मौखिक भी रख सकती हैं और लिखित रूप में भी रख सकती हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड शब्द को डिफाइन करने की बात होगी तो वहां पे यह फिक्स है कि साझेदारी की जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, वे पूरी तरह से क्या होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। ठीक है, साझेदारी संलेख को अपने नोटबुक में हम लिखेंगे कैसे? सरल शब्दों में साझेदारी व्यवसाय को संचालित करने के लिए नियमों एवं शर्तों का लिखित प्रपत्र साझेदारी संलेख कहलाता है। मीन्स जो भी नियम और कानून हैं, उन सारे नियमों और कानूनों को जब हम लिखित रूप में लिख लेते हैं, वही साझेदारी संलेख कहलाएगा। अर्थात साझेदारी संलेख वह प्रपत्र है जिसमें साझेदारों के परस्पर अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का लिखित वर्णन होता है कि कौन सा साझेदार किन क्रियाओं को संपादित करेगा, उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके अधिकार क्या होंगे और वो किन दायित्वों का निर्वहन करेगा। इन सारी बातों का उसमें स्पष्ट उल्लेख होता है और लिखित रूप में उल्लेख होता है। तो ऐसा कोई प्रपत्र साझेदारी व्यवसाय में जिसमें साझेदारों के अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों तथा साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए नियमों और कानूनों का लिखित उल्लेख हो, वो क्या कहलाएगा? साझेदारी संलेख कहलाएगा। अगर हम देखें तो साझेदारी संलेख में किन बातों का वर्णन होता है, ठीक है, तो जिन बातों का वर्णन होता है उसे साझेदारी संलेख की विषय वस्तु कहते हैं। साझेदारी संलेख की विषय वस्तु। अब विषय वस्तु की बारे में बात करें तो पहली विषय वस्तु होती है फर्म का नाम। ठीक है, फर्म का नाम मीन्स फर्म शब्द मिला, कल भी इस पे बारे में चर्चा हुई थी कि साझेदारों को सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। और उनका कोई एक नाम रखा जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि श्री राम एंड ब्रदर्स, ठीक है ना, श्री राम एंड सन्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसमें कई लोग होंगे, तो उन सारे लोगों को इंडिकेट करने के लिए एक नाम रखा जाता है। नाम रखने के बारे में साझेदारी अधिनियम 1932 ने कुछ शब्दों का परहेज बताया हुआ है। मीन्स उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे वहां पे किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सम्राट, क्वीन, ठीक है, क्वीन, किंग, इंपरर, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और जो सरकारी होने की फीलिंग्स या सरकारी होने का अनुभव प्रदान करते हो। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका परहेज करते हुए साझेदारी व्यवसाय का नाम रखना होता है। तो साझेदारी फर्म का नाम और पता, ठीक है, पता में जहां पर साझेदारी संलेख का पंजीयन कराया गया वो पता, या जहां पर अगर पंजीयन नहीं कराया गया है तो जहां पे साझेदारी व्यवसाय चलाया जा रहा है वहां का संपूर्ण पता इसमें लिखना होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है आपका साझेदारों के नाम व पते। ठीक है, इस साझेदारी फर्म में जो भी साझेदार हैं उन साझेदारों के क्या नाम हैं और उनके क्या पता, उनका क्या पता है। कहने का मतलब वे सारे साझेदार कहाँ पे रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का नाम और उनके पता का भी वर्णन होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति की अगर बात करें तो व्यवसाय की जो प्रकृति है, व्यवसाय किस तरह का है। मीन्स यह सामान्य कार्य करने वाला व्यवसाय है या यह बैंकिंग कार्य करने वाला व्यवसाय है, ठीक है, या प्रोडक्ट में काम करेगा या यह सर्विस सेक्टर का है। मतलब किस तरह का व्यवसाय है, उसकी क्या प्रकृति है, नेचर ऑफ वर्क क्या है उसका, इसके बारे में इस पॉइंट में इसके वर्णन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों की पूंजी।
कौन सा साझेदार व्यवसाय में कितनी पूंजी लगाएगा, ठीक है, उसको उसकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अगर पूंजी पर ब्याज दिया जाना है तो कितने प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाना है, इसका वर्णन होता है, तथा साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी का लिखित वर्णन होता है कि किस साझेदार ने कितनी पूंजी इंट्रोड्यूस कर रखी है इस बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात, साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात क्या होगा, ठीक है, यह लाभ हानि अनुपात पूंजी के अनुपात में होगा या कोई नया लाभ हानि अनुपात ये लोग अपना डिसाइड करके रखेंगे, ठीक है, इसके बारे में पूरी तरह से वर्णन होगा जिससे भविष्य में कोई भी दिक्कत लाभ हानि के बारे में पैदा ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साझेदारी की अवधि, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि साझेदारी को एक निश्चित समय के लिए तैयार किया जाता है, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए साझेदार आपस में एक प्रसंविदा करते हैं कि हम लोग इतने दिनों तक साथ रहकर इस तरह के कार्य को करेंगे और इससे होने वाले लाभ और हानि को आपस में बांट लेंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है साझेदारी की जो अवधि के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, कि एक निश्चित समय के लिए साझेदारी बनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में उस अवधि का यहाँ पर वर्णन होना चाहिए, क्योंकि इस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों का ऋण। साझेदार देखिए व्यवसाय में आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों के द्वारा जो लगाई जाने वाली पूंजी है उस पूंजी के अतिरिक्त साझेदार व्यवसाय को ऋण दे सकता है या साझेदारी फर्म को ऋण दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर ऋण दे सकता है तो उस ऋण के बदले उसे ब्याज दिया जाएगा या ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और अगर ब्याज दिया जाएगा तो कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि अगर कोई ऐसी संस्था है जिसमें साझेदारी संलेख का अभाव है, कहने का मतलब उस संस्था ने साझेदारी संलेख अपना लिखित रूप में नहीं बनाया है, तो ऐसी स्थिति में जो साझेदार हैं उन साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, ठीक है। लाभ हानि अनुपात की बात करें तो अगर साझेदारों का कोई लिखित संलेख नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं बना है, तो उसके अभाव में साझेदारों का लाभ हानि का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। इस तरह की कुछ बातें हैं जिनका साझेदारी संलेख के अभाव की स्थिति में हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो मुख्य है उन पर हम चर्चा करते हुए चलते हैं कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव होगा, मतलब फर्म ने अपना साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, वो बराबर होगा। पूंजी साझेदारों ने चाहे जिस अनुपात में लगाया हो, ठीक है। साझेदारों का ऋण, अगर किसी साझेदार ने ऋण दिया है और ऋण पे ब्याज दर का उल्लेख नहीं है और साझेदारी संलेख का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे ब्याज की दर कितनी होगी, 6% होती है, ठीक है। लेकिन अगर साझेदारी संलेख बनाया गया है तो इसमें ब्याज की दर कुछ भी निर्धारित की जा सकती है। साझेदारों का वेतन और कमीशन, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। कल के सेशन में हमने आपसे बताया था कि साझेदारी व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें चाहे तो सभी साझेदार सम्मिलित रूप में कार्य करें और चाहे तो उन सभी की ओर से कोई एक साझेदार काम करे, ठीक है। तो अगर कोई साझेदार काम करता है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो साझेदार वेतन या कमीशन, ठीक है, वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक, अगर बात करें तो पारिश्रमिक के रूप में वो वेतन या कमीशन भी ले सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो वेतन या कमीशन कुछ लेता है तो उसका वेतन या कमीशन कितना होगा, वेतन या कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, मींस पारिश्रमिक के रूप में वेतन, कमीशन कुछ भी हो तो वो दी जाने वाली राशि का यहाँ पे पूरी तरह से उल्लेख होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आहरण एवं उस पर ब्याज। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि जैसे अभी चर्चा किया था साझेदारों की पूंजी, तो अगर साझेदारों ने पूंजी लगाया है तो जाहिर सी बात है कि यह प्रयास करेंगे कि इनको पूंजी पर ब्याज मिले। अगर ऐसी स्थिति है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है तो वहां पर आहरण पर भी ब्याज लिया जाएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर साझेदारी संलेख में इसका वर्णन किया गया है तो पूंजी पर ब्याज की दर, पूंजी पर जो ब्याज की दर है वो कुछ भी हो सकती है और साझेदारों द्वारा किया गया आहरण, जैसे साझेदारों की आहरण की एक लिमिट होती है, ठीक है ना, कौन सा साझेदार कितना आहरण कर सकता है इसका वर्णन होता है और आहरण पर जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, ठीक है ना। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है ना, मींस फर्म ने अपना साझेदारी संलेख नहीं बना रखा है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और उनके द्वारा किए गए आहरणों पर कोई भी ब्याज लिया भी नहीं जाएगा, ठीक है ना।
लेकिन अगर साझेदारी संलेख बनाया जा रहा है तो किस दर से ब्याज लिया या ब्याज दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर ब्याज लिया जाएगा फर्म के द्वारा, इसके बारे में साझेदारी संलेख में पूरी तरह से वर्णन होना चाहिए। नेक्स्ट, साझेदारी का विघटन। विघटन का मतलब होता है समापन। यहाँ पे दो शब्द होते हैं कि साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो विघटन चैप्टर में हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आप ये जानें कि साझेदारी का विघटन, अगर साझेदारों के बीच में प्रसंविदा भंग होता है, जो साझेदारों का समझौता है वो समझौता अगर भंग होता है, साझेदारी खत्म होना चाहती है, तो वहां पर हिसाब किताब कैसे किया जाएगा, विघटन की प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी, ठीक है ना। विघटन किन परिस्थितियों में हो सकता है कि उद्देश्य पूरा होने पे विघटन हो सकता है, साझेदारी की अवधि पूरा होने पे विघटन हो सकता है, साझेदारों के बीच में आपसी समझौता अगर जो है वो टूट जाता है तो भी साझेदारी फर्म का विघटन, साझेदारी का विघटन हो सकता है, या कोई साझेदार कोई ऐसा अनुचित कार्य कर दे जिसकी वजह से साझेदारी का विघटन करना पड़ जाए। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, तो उन सारे कारणों का वर्णन यहाँ पे होगा कि साझेदारी किन किन कारणों से विघटित की जा सकती है और साझेदारी के विघटन करने का तरीका क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों के कर्तव्य, ठीक है। साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बेहतर तरीके से जानेंगे। फिर भी यहाँ पे यह वर्णन होना चाहिए कि कौन सा साझेदार व्यवसाय के अंतर्गत कौन सी भूमिका का निर्वहन करेगा, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन से होंगे, उसके कर्तव्य कौन कौन से होंगे, उन कर्तव्यों के बारे में पूर्ण वर्णन साझेदारी संलेख में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ख्याति। ख्याति, प्रसिद्धि, ख्याति को इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल, और ख्याति का जो मूल शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रसिद्धि, कि कोई भी व्यवसाय कितना प्रसिद्ध है और उस प्रसिद्ध होने के कारण उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ख्याति व्यवसाय की क्रय की गई है या व्यवसाय की ख्याति अर्जित की गई है, ठीक है ना, या ख्याति की गणना, ख्याति की गणना भी आगे आप पढ़ेंगे, ख्याति की गणना किस विधि, क्योंकि ख्याति की गणना करने की कई विधियां हैं, तो ख्याति की गणना किस विधि से की जाएगी, ख्याति क्रय की गई है, ख्याति उपार्जित की गई है ना, इन सारी बातों का वर्णन इस ख्याति शीर्षक के अंतर्गत साझेदारी संलेख में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्म का लेखांकन एवं अंकेक्षण, ठीक है। लेखांकन की कई प्रणालियां हैं, इकारा लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली है, ठीक है, कैश सिस्टम है, इस तरह से कई प्रणालियां हैं। उन प्रणालियों में फर्म कौन सी लेखांकन प्रणाली का प्रयोग करेगी और फर्म अपने हिसाब किताब का, अपने पुस्तकों का, हिसाब किताब की पुस्तकों का अंकेक्षण कराएगी कि नहीं कराएगी, और अंकेक्षण कराएगी तो किस तरह से उसके अंकेक्षण को कराया जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली अंकेक्षण करने का कार्य सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, तो अंकेक्षण की प्रक्रिया किस तरह से कराई जाएगी, इसका भी वर्णन साझेदारी संलेख में होना चाहिए। और इसका जो लास्ट पॉइंट है बैंक खाता का संचालन, ठीक है। साझेदारी व्यवसाय में जो भी धनराशि आती है या साझेदारी व्यवसाय से जो भी धनराशि व्यय की जाती है, इसका हिसाब किताब बैंक के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि बैंक के माध्यम से पैसे आएंगे और बैंक के माध्यम से ही पैसे जाएंगे। तो किन व्यक्तियों के द्वारा बैंक से साझेदारी व्यवसाय की धनराशि का भुगतान किया जा सकता है, इसके बारे में जो संचालन कार्य कर रहे होंगे, सीधी सी बात है, जो संचालन कार्य कर रहे होंगे, जो व्यवसाय में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, व्यवसाय की क्रियाओं को संपादित कर रहे होंगे, उन्हीं के हाथों में बैंक खाते के संचालन का कार्य का कर्तव्य उत्तरदायित्व उन्हीं के पास में होगा। अदरवाइज किसी भी साझेदार के हाथ में यह व्यवस्था हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय के बैंक खाते का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, इसके बारे में पूर्ण वर्णन साझेदारी संलेख में होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साझेदारी संलेख क्या होता है और साझेदारी संलेख की क्या विषय वस्तु होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो है लाभांश अनुपात क्या होगा, ठीक है, आहरण की लिमिट क्या होगी, आहरण की सीमा क्या होगी, आहरण पर ब्याज की दर क्या होगी, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है, साझेदार द्वारा दिया गया ऋण कितना होगा, सॉरी ऋण पे ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है ना, ख्याति की गणना किस तरह से की जाएगी, साझेदारों के कर्तव्य कैसे होंगे, ठीक है, अंकेक्षण किस तरह से किया जाएगा, संचालन कौन करेगा या बैंक खातों का संचालन किनके द्वारा किया जाएगा, इन सारी बातों का संपूर्ण उल्लेख पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ लेंगे। धन्यवाद।